नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2009 टीजीटी 2009 का पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर अध्यायवार दिया गया है। अध्यायवार का मतलब हम लोग बेस्ट समष्टि अर्थशास्त्र, मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास एवं आयोजन तथा आर्थिक विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पेपर के पैटर्न का अनुमान लगाया जा सकता है। पता चल जाता है कि आगे किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले पेपर में और आगे किस टॉपिक से पूछे जाने की संभावना है। तो रिवीजन की उद्देश्य से तथा एक व्यापक अनुमान के उद्देश्य से हम लोग आज टीजीटी 2009 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग 3 पेपर और सॉल्व कर चुके हैं जो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के ही हैं और यह चौथा पेपर है। तो पेपर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि अगर इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या किसी न किसी माध्यम से अगर आपको चैनल पर पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ है तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपको अर्थशास्त्र से संबंधित कंटेंट मिलता है। यहाँ आपको अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, थ्योरी के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाता है। इसलिए आप अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने संगी दोस्तों तक शेयर करें। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत है, मतलब किसने दिया न्यूनतम क्रांतिक प्रयास? ऑप्शन ए लेवेंस्टाइन का, बी रोजेंस्टीन रोडान का, सी आर्थर लेविस का, डी सोलो का। तो न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत लेवेंस्टीन द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री लेवेंस्टीन हैं। लेवेंस्टीन असंतुलित विकास के अर्थशास्त्रियों में हैं और लेवेंस्टीन अपने सिद्धांत में क्रांतिक न्यूनतम प्रयास के माध्यम से झटकों तथा प्रोत्साहनों की बात करते हैं। झटका का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय का कम होना और प्रोत्साहन का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना। तो अगर यह भी पूछा जाए कि अर्थशास्त्र में या विकास या आर्थिक समृद्धि के अर्थशास्त्र में किस अर्थशास्त्री ने झटकों और प्रोत्साहनों के माध्यम से विकास करने की बात कही, तो सही आंसर हो जाएगा लेवेंस्टाइन ने। इसके अलावा ऑप्शन में रोडान बड़े धक्के के सिद्धांत से समर्थक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने उत्पादन की अविभाज्यता, मांग बाजार की अविभाज्यता और बचत की अविभाज्यता के माध्यम से विकास करने की बात कही है। और रोडान जो है वह संतुलित विकास की बात करते हैं। इसी प्रकार से लेविस भी संतुलित विकास की बात करते हैं और लेविस श्रम अतिरेक सिद्धांत की बात करते हैं। सोलो जो है आर्थिक विकास में ही विकास से संबंधित अपना विचार प्रस्तुत करते हैं और किस प्रकार से कोई देश विकास कर सकता है
यह विचार देने वाले जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनमें सोलो का नाम प्रमुख आता है। तो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जो है लेवेंस्टाइन द्वारा दिया गया है, तो ए सही है। 1 नंबर आंसर जो है ए सही है। अगला, लेवियाथन का लेखक कौन था? तो लेवियाथन यह एक पुस्तक है और यह पुस्तक राजनीति शास्त्र से संबंधित है। इस पुस्तक का लेखक जो है हाब्स को माना जाता है। ए ऑप्शन सही है। एकाधिकार में ए आर वक्र का स्वरूप कैसा होता है? तो एकाधिकार में ए आर वक्र का स्वरूप नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ए आर, यह ए आर वक्र हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही है। बाकी यह पूर्ण प्रतियोगिता का ए आर एम आर एक्स अक्ष के समांतर होता है, पूर्ण प्रतियोगिता की बात करता है, तो 2 का सही आंसर ए है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, सामान्य तटस्थतावक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो सामान्य तटस्थतावक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल या उन्नतोदर या उत्तल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है घटता हुआ होता है, घटता हुआ बी ऑप्शन में दिया गया है। अर्थात जैसे जैसे एक इकाई की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो हम दूसरी इकाई की मात्रा घटाना होगा, जिसे हम समान या ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहा जा सकता है। जैसे एक इकाई की मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरी की कम करेंगे, फिर एक बढ़ाएंगे, फिर एक कम करेंगे। तो सामान्य तटस्थतावक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होने का कारण घटता हुआ सीमांत प्रतिस्थापन दर का होना है। बी आंसर सही है 3 नंबर प्रश्न में। अगला 4 नंबर प्रश्न, एक ही मांग वक्र पर चलन को कहते हैं। तो एक ही मांग वक्र पर चलन को मांग में विस्तार कहा जाता है। मांग में विस्तार, यह मांग वक्र है। इस मांग वक्र पर, एक ही मांग वक्र पर चलन में जो है मांग में विस्तार एवं संकुचन कहा जाता है। मांग में विस्तार कब होगा? जब मांग वक्र नीचे की ओर चलेगा तो मांग में विस्तार होगा, और जब मांग वक्र ऊपर की ओर चलेगा तो मांग में संकुचन होगा। तो एक ही मांग वक्र पर चलन को मांग में विस्तार या मांग में संकुचन कहा जाता है। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, यदि मांग वक्र वाई अक्ष के समानांतर होता है तो मांग की लोच होती है। मांग वक्र वाई अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष, यह एक्स अक्ष होता है और यह वाई अक्ष होता है। तो वाई अक्ष के जब मांग वक्र समानांतर होता है तो मांग की लोच 0 होती है, 0 या 0 होती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही दिया गया है। और अगर मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो मांग वक्र अनंत होती है। मांग वक्र 0 होने का मतलब पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र। यह मांग वक्र वाई अक्ष के जब समांतर होगी तो पूर्णतः बेलोचदार कह सकते हैं मांग वक्र। और अगर मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर है, अनंत होगी, तो एक्स अक्ष के इसको कह सकते हैं पूर्णतः लोचदार मांग वक्र। यह दोनों प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। एक्स अक्ष के समांतर अगर मांग वक्र है तो पूर्णतः लोचदार और अनंत होगी मांग की लोच। अगर वाई अक्ष के समांतर है तो पूर्णतः बेलोचदार और मांग की लोच 0 होगी। तो इस प्रकार से यदि मांग वक्र एक्स वाई अक्ष के समांतर है तो मांग की लोच क्या होगी? मांग की कीमत लोच 0 होगी। तो सी सही आंसर है, सी। 5 का अगला 6 नंबर, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा। तो प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक आय प्रभाव के बराबर। तो प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा जो है ऋणात्मक होता है। ए आंसर सही है। प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव और कीमत प्रभाव में संबंध अगर बात की जाए तो यह कीमत प्रभाव बराबर होता है आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। यह होता है आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। अगर इसमें सामान्य वस्तु, घटिया वस्तु और गिफिन वस्तुओं में संबंध की बात की जाए तो कीमत प्रभाव जो है, कीमत प्रभाव सामान्य वस्तु के लिए ऋणात्मक होता है। इनकम इफेक्ट आय प्रभाव सामान्य वस्तु के लिए ऋणात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव सामान्य वस्तु के लिए ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार से निकृष्ट या घटिया वस्तुओं के लिए कीमत प्रभाव ऋणात्मक, आय प्रभाव धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार से गिफिन या अति निकृष्ट वस्तुओं के लिए जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, आय प्रभाव धनात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सामान्य वस्तुओं में कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 7 नंबर, जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतः पूरक होंगे तो समोत्पाद वक्र का आकार होगा। तो जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतः पूरक होंगे तो समोत्पाद वक्र का आकार जो है वह समकोणीय होगा। समकोणीय मतलब एल आकार का होगा। जब पूर्णतः पूरक होंगे दो उत्पादन के साधन तो एल आकार का होगा समोत्पाद वक्र। तो एल आकार का मतलब सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहाँ होगा जहाँ कीमत रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है। उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहाँ होगा जहाँ कीमत रेखा, यह कीमत रेखा है और यह उदासीनता या तटस्थता वक्र है। तो यहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन होगा कीमत रेखा पर, या इसको बजट लाइन भी कह सकते हैं। यहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। तो इसके आंसर उदासीनता वक्र को स्पर्श करती, जहाँ पर कीमत रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है। तो सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, घटिया वस्तु के लिए आय मांग की लोच होती है। तो घटिया वस्तु के लिए आय मांग की लोच ऋणात्मक होती है। सी आंसर सही है। अगला 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान वाई अक्ष के समांतर होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो जाता है, मूल बिंदु के प्रति नतोदर हो जाता है। तो तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है। जैसे यह वाई अक्ष है और यह एक्स अक्ष है तो तरलता जाल ये ऐसे बन जाता है और इस कंडीशन को तरलता जाल की स्थिति कहते हैं। तो एक्स अक्ष के समांतर ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, सीमांत आय शून्य होगी यदि मांग की लोच इकाई 1 के बराबर होगी। तो सीमांत आय शून्य होगी यदि मांग की लोच 1 के बराबर होगी। बी आंसर सही है 11 नंबर प्रश्न का। अगला 12 नंबर, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह जे.बी. क्लार्क द्वारा किया गया। जे.बी. क्लार्क ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता होते हैं उसे कहा जाता है। तो एक विक्रेता, तो एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता और बहुत से क्रेता होते हैं तो एकाधिकार बाजार सही हो जाएगा। व्याख्या में क्या दिया गया है, एकाधिकार बाजार एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर उत्पादक एवं विक्रेता को एकाधिकार प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में इसका मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक उत्पादक के कई विक्रेता होते हैं जिससे मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो एकाधिकार में एक विक्रेता होता है इसलिए मांग वक्र यह होता है और पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा मांग वक्र होता है। अगला प्रश्न है, किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त है। तो किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त जो है MR बराबर MC होता है। MR MC सीमांत लागत बराबर सीमांत आय, सीमांत लागत बराबर सीमांत आय बी आंसर में दिया गया है। किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त जो है वह सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर होती हैं। MR बराबर MC जब होगा तभी फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। इसको इस प्रकार से TRTC का अंतर भी जब ज़्यादा होगा तब फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा और MR बराबर MC जब होगा तब भी अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। इसको MR MC विधि से लाभ का निर्धारण जो है यह वक्र जो है MC हो जाएगा, यह वक्र MR AR हो जाएगा। तो MC वक्र AR MR को जब नीचे से काटेगा तभी जो है लाभ अधिकतमीकरण की स्थिति होगी और ई बिंदु पर लाभ अधिकतमीकरण की स्थिति होगी और जहाँ पर MC और MR बराबर हैं यहाँ पर लाभ अधिकतम होगा। तो बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है, सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर होती है, सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है। तो कुल उपयोगिता टोटल
यूटिलिटी, तो इसको आरेख की सहायता से समझा जा सकता है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तो यह टोटल यूटिलिटी का आरेख हो गया। और इसी की सहायता से यह आरेख जो बन गया, यह मार्जिनल यूटिलिटी का बन गया। x0y, तो क्या कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब, तो कुल उपयोगिता कहाँ पर अधिकतम है, यहाँ अधिकतम है, उस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है, तो ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, एकाधिकारी कीमत विभेद की स्थिति में साम्य की शर्त है। तो एकाधिकारी कीमत विभेद की स्थिति में साम्य की शर्त जो है MR1 बराबर MR2 बराबर MR बराबर MCC, आंसर सही है। अगला प्रश्न है नाइट का लाभ सिद्धांत लाभ को जोखिम उठाने का प्रतिफल मानता है, अनिश्चितता उठाने का प्रतिफल मानता है, साहसी का पुरस्कार मानता है, इनमें से कोई नहीं। तो लाभ, नाइट का जो लाभ का सिद्धांत है वह लाभ को अनिश्चितता उठाने का प्रतिफल मानता है, बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म को साम्य की स्थिति में, तो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म को साम्य की स्थिति में AR बराबर MR बराबर MC सब बराबर होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति है जहां क्रेता एवं विक्रेता बहुत अधिक संख्या में विद्यमान रहते हैं, जिससे वे मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। अर्थात इस बाजार में संतुलन के सामान्य शर्त जो है AR बराबर MR बराबर MC बराबर AC, यह सब बराबर होते हैं और ऐसा दिया गया है ऑप्शन बी में, तो इसलिए सही आंसर बी है। अगला प्रश्न है सही कथन है। सही कथन क्या है, कथन पढ़ते हैं चारों। लगान में वृद्धि से भूमि की कीमत बढ़ती है। बी, हस्तांतरण भुगतान का अर्थ न्यूनतम पूर्ति कीमत से है। सी, एक विशिष्ट साधन लागत का उपार्जन नहीं करता है। और डी, सीमांत भूमि सर्वाधिक लगान का उपार्जन करती है। तो हस्तांतरण भुगतान का अर्थ न्यूनतम पूर्ति कीमत से है, बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, 20 नंबर प्रश्न है व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख नियंत्रण कौन करता है। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख नियंत्रण जो है, साख नियंत्रण का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है और साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। साख नियंत्रण तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत में साख नियंत्रण व्यापारिक बैंक करती हैं। साख का निर्माण जो है व्यापारिक बैंक द्वारा किया जाता है, जबकि इन बैंकों द्वारा साख निर्माण का नियंत्रण जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो कह सकते हैं कि RBI साख का नियंत्रण करती है और व्यापारिक बैंकें साख का सृजन करती हैं, साख निर्माण करती हैं। तो साख नियंत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, सही आंसर सी है। अगला है केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है सरकार का एजेंट, नोट निर्गमन, साख नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में सरकार का एजेंट भी है, नोट निर्गमन भी है, साख नियंत्रण भी है और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हैं। और यहाँ आंसर दिया गया है साख नियंत्रण का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। RBI की स्थापना जो है 1934 में तथा 1934 RBI अधिनियम 1934 के तहत की गई थी और 1 अप्रैल 1935 से RBI ने कार्य करना प्रारंभ किया था, 1935 से। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। RBI के अगर कार्यों की बात की जाए तो सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, नोट निर्गमन का कार्य करता है, साख नियंत्रण का कार्य करता है, मौद्रिक नीति बनाता है, साख नियंत्रण के माध्यम, साख नियंत्रण जो है वह गुणात्मक एवं चयनात्मक नियंत्रण के माध्यम से करता है तथा इसके अलावा आंकड़ों को प्रकाशित करता है तथा भुगतान संतुलन की स्थिति को समायोजित करता है। यह सब RBI के कार्य हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है। तो खुले बाजार की क्रियाएं जो हैं RBI द्वारा अपनाई जाती हैं। खुले बाजार की क्रियाओं में RBI जो है बाजार में शेयर और बांडों की खरीद तथा बिक्री करता है। तो
यह जो है साख नीति के अंतर्गत आता है। साख नियंत्रण का एक मात्रात्मक तरीका है। तो सही आंसर बी है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकारिक प्रतियोगिता के संबंध में क्या सही है? तो पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकारिक प्रतियोगिता के संबंध में क्या सही है? नीची कीमत अधिक उत्पादन, अधिक कीमत कम उत्पादन, सीमांत लागत के बराबर कीमत, न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन। डी आंसर सही है, न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन है। अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लिए गए हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने प्रश्न अध्ययन किए हैं या सॉल्व किए हैं वह प्रश्न वितरण के सिद्धांत से मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र से लिए गए थे। इसके पहले कीमत निर्धारण, यह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लिए गए थे। इसके पहले हम लोगों ने जो अध्ययन किया वह आर्थिक सिद्धांत का मतलब हुआ व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही लिए गए थे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह क्वेश्चन लिए गए थे। अब यहाँ जो है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्वेश्चन? 24 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत का प्रयोग किया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत का प्रयोग जो है हैबरलर द्वारा किया गया। हैबरलर बी ऑप्शन में दिया गया है, तो सही आंसर बी है 24 का। अगला 25, मार्शल के अनुसार व्यापार की शर्त का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ दो देशों का प्रस्तावक्र एक दूसरे को काटते हैं। तो मार्शल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त का निर्धारण, तो यह प्रस्तावक्र ए देश का हो जाएगा और यह प्रस्तावक्र बी देश का हो जाएगा, और जहाँ पर यह दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पर व्यापार की शर्त का निर्धारण होगा। यह टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाएगी। टी टर्म्स ऑफ ट्रेड यह है रेखा, ओ टी रेखा को कह सकते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड है। तो मार्शल के अनुसार व्यापार की शर्त का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ पर दो देशों के प्रस्तावक्र एक दूसरे को काटते हैं। तो सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार का कारण है मांग की दशाओं में भिन्नता, साधन संपन्नता में भिन्नता, तकनीक दशाओं में भिन्नता, रुचियों में भिन्नता। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार का कारण जो है साधन संपन्नता में भिन्नता को बताया गया है। साधन संपन्नता भिन्नता, बी आंसर सही है। व्याख्या में क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत हेक्चर-ओलिन ने दिया था और इनके अनुसार किसी अन्य देश में साधन संपन्नता से उस देश में व्यापार में वृद्धि हो सकती है और साधन संपन्नता में कमी से उस देश के व्यापार में कमी आती है। तो दो देशों के बीच जो है व्यापार का मुख्य कारण हेक्चर-ओलिन ने साधन संपन्नता को बताया। अगर साधन संपन्नता में वृद्धि हो रही है तो व्यापार में वृद्धि होगी, और अगर उस देश के साधन संपन्नता में कमी हो रही है तो व्यापार में कमी आएगी। अगला जो प्रश्न 27 नंबर है, विनिर्माण से लिया गया है। क्या है? भुगतान संतुलन लेखा प्रणाली की दृष्टि से। तो भुगतान संतुलन लेखा प्रणाली की दृष्टि से सदैव संतुलित रहता है। संतुलन एवं असंतुलन दोनों संभव है। तो भुगतान संतुलन लेखा प्रणाली की दृष्टि से सदैव संतुलित रहता है। किसी देश के एक वर्ष में शेष विश्व से किए गए समस्त आर्थिक लेन देन को भुगतान संतुलन कहते हैं। किसी देश के एक वर्ष में शेष विश्व से आयात निर्यात को व्यापार संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन जो है हमेशा संतुलन की स्थिति में रहता है और व्यापार संतुलन हमेशा असंतुलन की स्थिति में रहता है। यह याद करने वाली बात है कि व्यापार संतुलन यह हमेशा असंतुलित रहता है और भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित या सदैव संतुलित रहता है। व्यापार संतुलन सदैव असंतुलित रहता है और भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न क्या है? क्या कह रहा है? 28, दो देशों ए तथा बी के मध्य समान मात्रा में पूंजी एवं श्रम से वस्तु एक्स तथा वाई का उत्पादन निम्न प्रकार से होता है। कैसे हो रहा है? वस्तु की इकाइयाँ दी गई हैं एक्स वाई, वो देश ए और देश बी। एक्स वस्तु की इकाइयाँ 5 देश ए के लिए हैं और वाई की 2 हैं और देश बी के लिए 1 और 1 है। ये देश उत्पादन के किस प्रकार विशिष्टता प्राप्त करेंगे तथा व्यापार करेंगे? तो देश ए
एक्स वस्तु व देश बी वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टताएं प्राप्त करेगा। देश ए एक्स वस्तु के उत्पादन में तथा देश ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर में क्या है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है, तत्पश्चात बढ़ता है, तत्पश्चात घटता है, बढ़ता है, घटता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीयक टर्सरी क्षेत्र का अंश जो है बढ़ता है, प्राथमिक क्षेत्र का अंश घटता है, द्वितीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है। तो यहाँ जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है वह बढ़ेगा। स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंश सबसे ज़्यादा था और वर्तमान में राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश सबसे ज़्यादा है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवाओं को लिया जाता है जिसमें बैंकिंग, रेलवे, शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं आती हैं तथा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रकृति से संबंधित चीज़ों जैसे निर्माण, विनिर्माण, खनन, लकड़ी काटना, कुक्कुट का व्यवसाय, मुर्गा पालन का व्यवसाय, मछली पालन का व्यवसाय, इस प्रकार के व्यवसाय आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण के क्रियाकलाप आते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो बता रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ेगा। सी आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। तो सीमा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और भूमि राजस्व कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसमें से सीमा कर अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है, निगम कर प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है, आयकर प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। अगर अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल की बात की जाए तो उत्पाद कर, सेवा कर, सीमा कर, बिक्री कर और मनोरंजन कर, यह अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं जिसमें उत्पाद कर, सेवा कर, सीमा कर और बिक्री कर यह केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि मनोरंजन कर जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अग्रगामी नहीं बनाया जा सकता है। तो उत्पाद कर को अग्रगामी नहीं बनाया जा सकता है। सी आंसर सही है। अग्रगामी का मतलब हुआ जिसमें कर एक सीमा तक उसकी दर के साथ बढ़ती जाए जिसके पश्चात वह स्थिर हो जाए। भारत में आय कर को इस रूप में देखा जा सकता है। प्रश्नानुसार उत्पाद शुल्क को अग्रगामी नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यह पब्लिक फाइनेंस से लिए गए क्वेश्चन है। प्रशुल्क है, प्रशुल्क एक प्रकार का कर है। अगला करवंचन का अर्थ है। तो करवंचन का अर्थ गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास है। करवंचन जो है गैर कानूनी तरीके से करना भुगतान करने का प्रयास है। ए आंसर सही है। करवंचन का अर्थ गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास है जिसके तहत व्यक्ति अपने आय का निश्चित राशि का कर अदा नहीं कर सकता, जिससे समांतर अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। अगला है प्रश्न 34। वर्तमान में भारत में मूल्यवर्धित कर निम्न में से किन पर लागू होता है। तो मूल्यवर्धित कर जो है बिक्री कर पर लागू होता है। मूल्यवर्धित कर वैट जो है बहुबिंदुई बिक्री कर है। यह राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला बिक्री कर के स्थान पर लगाया जाता है। सर्वप्रथम 2005 में बिक्री कर के स्थान पर वैट लगाया गया और वर्तमान में 2008 में जो है देश के 28 राज्यों में वैट लागू किया गया और वर्तमान में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रत्यक्ष कर के सभी स्तरों पर लगाया गया है। अगला प्रश्न है 35 नंबर। कर भार वितरण में सर्वाधिक समानता निम्न में से किसमें संभव है। तो कर भार वितरण में सर्वाधिक समानता जो है प्रगतिशील कर के अंतर्गत संभव है। प्रगतिशील, आनुपातिक, प्रतिगामी, अधोगामी कर जो है यह कर के प्रकार हैं। प्रगतिशील कर ऐसा होता है कि जिसमें आय बढ़ने पर कर की दर
बढ़ती जाती है। आय बढ़ने पर कर की दर जब बढ़े तो ऐसे कर को प्रगतिशील कर कहते हैं। प्रतिगामी कर, आय बढ़ने पर जब कर की दर घटे तो इसे प्रतिगामी कर कहते हैं। आनुपातिक कर, आय बढ़ने पर जब आय बढ़ने तथा घटने पर उसी अनुपात में, जब एक ही अनुपात में कर की दर लगाई जाए तो उसे आनुपातिक कर कहते हैं। और अधोगामी कर ऐसा कर जिसमें प्रगतिशील, जिसमें आनुपातिक और प्रगतिशील दोनों का एग्जाम्पल देखने को मिलता तो उसे अधोगामी कर कहा जाता है। तो यह कर के कुछ प्रकार थे। अगला प्रश्न है, तो क्या पूछा गया है 35 नंबर, कर भार वितरण में सर्वाधिक समानता निम्न में से किसमें संभव है? तो कर भार वितरण में सबसे ज़्यादा समानता प्रगतिशील कर में संभव है। बी आंसर सही है। अगला है करापात है, तो करापात और कराघात दो स्थितियां देखने को मिलती हैं। करापात जो है वह अंतिम करदाता पर होता है और करापात जो है प्रारंभिक करदाता पर होता है। करापात अंतिम करदाता पर होता है। अंतिम करदाता ए ऑप्शन में दिया गया है। करापात एक ऐसी स्थिति है जब कर का अंतिम भार जिस व्यक्ति पर पड़े तो वह करापात कहलाता है। अर्थात प्रत्यक्ष करों के संबंध में कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में करापात अंतिम करदाता के ऊपर पड़ता है। यह ध्यान रखने योग्य बात है। सी ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक विकास राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। आर्थिक स्थिरता राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। रोजगार स्तर को बढ़ाना आर्थिक नीति का उद्देश्य है। वित्तीय संस्थाओं का नियमन जो है राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। तो सही आंसर डी है। अगला है छिपी बेरोजगारी से आशय है। तो छिपी बेरोजगारी का मतलब होता है जहाँ पर श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 होती है वहाँ पर छिपी बेरोजगारी होती है। छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है और ऐसी स्थिति में श्रम की या श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। अर्थात काम में जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा जब श्रमिक लगे होते हैं या लोग लगे होते हैं तो उसमें कुछ लोगों की जो सीमांत उत्पादकता है वह 0 हो जाती है। तो उन्हीं लोगों को छिपा बेरोजगार कहा जाता है और छिपी बेरोजगारी जो है प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो सही आंसर डी है। अगला, महबूब उल हक ने निम्न में से किस अवधारणा को विकसित किया? पूंजी निर्माण की समस्या, मानव विकास। तो महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया। इनके सहयोगी अर्थशास्त्रियों में सिंगर एवं हंस तथा अमृत कुमार सेन जी हैं। तथा महबूब उल हक द्वारा तथा अमृत कुमार सेन, सिंगर हंस द्वारा तथा सेन द्वारा जो दिया गया मानव विकास सूचकांक है वह UNDP द्वारा 1990 में प्रारंभ किया गया। इनके आयामों में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक सामान्यतः देता है। तो विश्व बैंक जो है सामान्यतः दीर्घकालीन ऋण देता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वह अल्पकालीन ऋण देता है। तो दीर्घकालीन ऋण देता है। विश्व बैंक सामान्यतः दीर्घकालीन ऋण देता है। तो विश्व बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 की देन है। इसी के तहत 1945 में 2 संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की स्थापना हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है अल्पकालीन ऋण देता है तथा विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण देता है। इसमें विश्व बैंक मध्यम व दीर्घकालीन ऋण देने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है भुगतान संतुलन में सुधार के लिए अल्पकालीन ऋण देता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना में हुई थी लंदन सम्मेलन में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, रोम सम्मेलन में, बर्लिन सम्मेलन में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था जिसमें 44 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है 42 नंबर, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, वे पारंपरिक हैं, इनका प्रबंधन करना आसान है, सरकार इनकी सहायता करती है। तो लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार देते हैं। सही आंसर ए है। अगला, कुटीर ज्योति योजना निम्न में से कौन सा कार्य संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना से कौन सा कार्य संबंधित है?
ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। तो यही सही, कुटीर ज्योति योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है 44 समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है केवल एक विशिष्ट क्षेत्र से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, बैंक के क्रियाकलाप से, इनमें से कोई नहीं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। सही आंसर ए है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंध रखता है। तो बाकी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों शब्दों का प्रयोग जो है सबसे पहले रेगनर फ्रिश नामक अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 45 नंबर, जेएम कीन्स के रोजगार सिद्धांत में अर्थव्यवस्था में साम्य उस बिंदु पर होगा जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के समान रहेंगे। तो कीन्स के रोजगार में समग्र मांग और समग्र पूर्ति, यह एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी ये डी, और यह एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। यहाँ जहाँ पर यह दोनों बराबर होंगे वहाँ पर कीन्स का पूर्ण रोजगार बिंदु का संतुलन होगा। तो यह संतुलन जो है समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति, सी आंसर सही है 45। अगला 46 नंबर प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास एवं समस्याओं से प्रश्न है। क्या है? निम्नलिखित में व्यापार की अदृश्य मदें कौन सी हैं? तो व्यापार की अदृश्य मदों में जो बंदरगाह पर दिखाई न दें, रिकॉर्ड ना की जाएं, उन्हें अदृश्य व्यापार की अदृश्य मदों के अंतर्गत रखा जाता है। तो जितनी सेवाएं होंगी वह अदृश्य मद के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा पर्यटन से प्राप्त आय भी अदृश्य मद के अंतर्गत आएगी। तो बैंकिंग सेवाएं, जहाजरानी सेवाएं, पर्यटन से प्राप्त आय तथा बीमा सेवाएं अदृश्य मद के अंतर्गत आएंगी। तो 1, 2, 3, 4 सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? तो भारतीय कृषि में 2 साख के स्रोत हैं, एक तो संस्थागत स्रोत है और दूसरा गैर संस्थागत स्रोत है। तो संस्थागत स्रोत के अंतर्गत जितनी भी बैंकें आती हैं, चाहे वह HDFC बैंक हो, SBI बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यह सारी बैंकें संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आती हैं। और गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति या किसान अपने रिश्तेदारों से, ज़मींदारों से, साहूकारों से या अपने क्षेत्र के बड़े उद्योगपति से, महाजन से पैसा उधार लेता है तो वह गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय कृषि के लिए निम्न में कौन संस्थागत स्रोत नहीं है? संस्थागत स्रोत नहीं है तो मतलब संस्थागत स्रोत लिखे होंगे ऑप्शन में। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संस्थागत स्रोत है, सहकारी साख समितियां संस्थागत, वाणिज्यिक बैंक संस्थागत। तो साहूकार एवं महाजन जो है यह गैर संस्थागत स्रोत के एग्जाम्पल हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल से बता दिए हैं। अगला 48 नंबर प्रश्न है यदि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में सभी चरों का मान दुगुना कर दिया जाए तो कीमत स्थिर हो जाएगा? तो कीमत स्तर दुगुना हो जाएगा, बी आंसर सही है। अगला है भारत में सर्वाधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थात कह सकते हैं कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, बी आंसर सही है। अगला 50 नंबर प्रश्न क्या है? विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किस कारण से होता है? जन्म दर में तीव्र वृद्धि, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, जन्म दर मृत्यु दर में दोनों में गिरावट, अप्रवास की बढ़ती प्रवृत्ति। तो विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट का कारण जो है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विकास से मृत्यु दर कम हो एवं औसत आय में वृद्धि। तो मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था 1948 में अपनाई गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें
अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की देखने को मिलती है, पूंजीवादी और समाजवादी तथा मिश्रित। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपतियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण समाज का योगदान उत्पादन एवं अन्य क्रियाओं में होता है, तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं उपभोग में समाज और पूंजीपति दोनों मिलकर अपना योगदान करते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। 1948 में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया। तो सही आंसर बी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जो है जयपुर में स्थित है। अगला, जुलाई 1991 में भारत ने रुपए का अवमूल्यन किया। तो जुलाई 1991 में भारत ने रुपए का अवमूल्यन 10% किया था, लगभग 10% के आसपास। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध है। तो पीली क्रांति का संबंध धान उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मक्का उत्पादन से, फूलों की खेती से। तो पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है। सही आंसर बी है। भारत में कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक आंदोलन के रूप में क्रांति का प्रारंभ किया गया, जो निम्नलिखित हैं, जैसे हरित क्रांति, फसल उत्पादन 1966 में अपनाई गई। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और भारत में MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। पीली क्रांति तिलहन या तेल उत्पादन से संबंध रखती है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, और श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन द्वारा दी गई अवधारणा या श्वेत क्रांति है, जो दूध उत्पादन से संबंध रखती है। बजट है एक प्रकार का योजना परिव्यय वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट जो है एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट का जिक्र किया गया है, और जिसमें सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है, या सरकार की आय व्यय के वर्णन को जब सरकार का कोई व्यक्ति जनता के सम्मुख रखता है तो इसे बजट कहते हैं। बजट किसे कहते हैं? यह बजट क्या है? बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा सरकार के किसी व्यक्ति द्वारा या वित्त मंत्री द्वारा संसद में जनता के सम्मुख पेश किया जाता है, उसे बजट कहा जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका जिक्र है। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 के बीच 11वीं पंचवर्षीय योजना रही, और 12 से 17 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना रही। योजना काल के इतिहास में या पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में चलाई गई, जो तीव्र समावेशी एवं सतत विकास के केंद्रीय बिंदु पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो औसत उत्पादन भी बढ़ता है। प्रारंभ में सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से कम बढ़ता है। सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से पहले ही घट जाती है। वृद्धिमान सीमांत उत्पादन वृद्धिमान औसत उत्पादन से अधिक होता है। तो इसको एक आरेख की सहायता से सॉल्व किया जा सकता है। यह आरेख है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, और यह मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या कह रहा है? जब सीमांत उत्पादन बढ़ती है तो औसत उत्पादन भी बढ़ती है। तो जब सीमांत उत्पादन बढ़ती है तो औसत उत्पादन भी बढ़ती है। सही है। प्रारंभ में सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से कम होता है। प्रारंभ में सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से नहीं, सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से ज़्यादा है, तो यह गलत है। सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से पहले ही घट जाती है। सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से पहले ही घट जाती है, ठीक है। सीमांत उत्पादन यहाँ पे घट रही है और औसत उत्पादन यहाँ पे घट रही है इस बिंदु पर, ठीक है, यह भी सही है। अगला है, वृद्धिमान सीमांत उत्पादकता वृद्धिमान औसत उत्पादकता से अधिक होती है। वृद्धिमान सीमांत उत्पादन वृद्धिमान औसत उत्पादन यह इसमें है। वृद्धिमान सीमांत उत्पादकता यह भी सही है। तो सही आंसर इसमें A, C और D है, और जो सही नहीं है वह B है। तो B आंसर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सीमांत बचत प्रवृत्ति
0.2 है तो गुणक का मान, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर दो सूत्र होते हैं। के बराबर 1/1 माइनस MPC और एक होता है के बराबर 1/MPS। MPC का मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, MPS का मतलब सीमांत बचत प्रवृत्ति। जब सीमांत बचत प्रवृत्ति दी गई है तो के बराबर सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS दिया गया है 0.2, तो के बराबर 1/0.2 हो जाएगा, तो दशमलव हटेगा 5 हो जाएगा ऊपर, तो 10 हो जाएगा, तो कटेगा तो 5 आंसर आ जाएगा। MPS और के में विपरीत संबंध होता है, जब के बढ़ता है तो MPS घटता है। इसके अलावा MPC और के में सीधा संबंध होता है, के बढ़ता है तो MPC बढ़ता है, के घटता है तो MPC घटता है। और MPS और के में विपरीत संबंध होता है, MPS घटता है तो के बढ़ता है, MPS बढ़ता है तो के घटता है। यह विपरीत संबंध देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, यह विविध से लिए गए हैं। क्या प्रश्न कह रहा है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम, तो द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन पुस्तक जो है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन द्वारा लिखी गई है, तो सही आंसर ए है। अगला है 60 नंबर प्रश्न है, प्रकट अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सैमुअल्सन द्वारा प्रकट अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। 60 का सही आंसर डी है। अगला 61 नंबर है, अनाज की कीमत ऊंची इसलिए नहीं है कि लागत ऊंची है, बल्कि लागत ऊंची है इसलिए कि अनाज की कीमत ऊंची है। इस कथन को किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत से संबंधित किया गया है? तो यह कथन जो है रिकार्डो द्वारा दिया गया है। रिकार्डो के अनुसार अनाज की कीमत ऊंची इसलिए नहीं है कि लगान ऊंची है, बल्कि लगान ऊंची है इसलिए अनाज की कीमत ऊंची है। सही आंसर डी है 61 का। अगला 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो भौतिक परिभाषा के अंतर्गत एडम स्मिथ की परिभाषा आती है, मार्शल की आती है, इनमें से कोई रॉबिन्स की परिभाषा भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। सही आंसर 62 का सी है। 63 नंबर है, प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो रोजेनस्टीन रोडान जो है प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। रोजेनस्टीन रोडान जो है असंतुलित विकास के अर्थशास्त्री हैं और प्रबल प्रयास सिद्धांत विकसित आर्थिक विकास सिद्धांत का प्रमुख सिद्धांत है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने PGT 2009 का पेपर सॉल्व किया, जो रिवीजन की दृष्टि से तथा आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा वीडियो को लाइक